एस्पिरेंट, स्वागत है आपका आज की क्लास के अंदर। जैसा कि आपको पता है हमने 1 कंसेप्ट 1 मार्क्स सीरीज स्टार्ट कर रखी है। तो चलिए आज का कंसेप्ट देखते हैं। आज हम बात करेंगे मोल कंसेप्ट के बारे में कि हमारे पास मोल क्या होता है। इंपॉर्टेंट है मोल कंसेप्ट, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं इसके ऊपर। मोल कंसेप्ट क्या होता है कि अगर हमारे पास एक मोल कोई भी सब्सटेंस दे रखा है तो एक मोल सब्सटेंस का मतलब क्या होता है कि उस सब्सटेंस के अंदर हमारे पास 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमें क्या है, मान लो एक मोल क्या दे दिया, वाटर दे दिया H2O कि आपके पास एक मोल H2 है, तो इसके अंदर H2O की कितने मोलिक्यूल प्रेजेंट है आपके पास, तो कितने पार्टिकल प्रेजेंट है, कितने मोलिक्यूल प्रेजेंट है, तो वो आपका क्या होगा 6.022 इंटू 10⁻23 के इक्वल होता है आपका। ठीक है, पार्टिकल होते हैं, मोलिक्यूल या एटम बोल देते हैं। ठीक है, अगर मोलिक्यूल है तो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स आ जाएगा, एटम है तो नंबर ऑफ एटम्स आ जाएगा। ठीक है, अब मोल कैसे निकालते हैं, हमें कोई भी सब्सटेंस है उसका अगर मोल निकालना है तो मोल कैसे निकालते हैं, मोल निकालते हैं हम गिवन मास कि जो भी आपका सब्सटेंस है उसका मास आपको कितना गिवन है, डिवाइड बाय उसका मोलर मास कि उसका मोलिकुलर मास कितना है। ठीक है, गिवन मास आपका ग्राम के अंदर होता है और मोलिकुलर मास आपका क्या होता है, ग्राम पर मोल के अंदर होता है। ठीक है, तो गिवन मास बाय मोलिकुलर मास को जब आप डिवाइड करते हो तो आपके पास क्या मोल निकल कर आता है। अब इसके अंदर देखो क्या होता है, मान लो हमें क्या निकालना है, मोल निकालना है। ठीक है, यहाँ क्या है, हमें गिवन मास दे रखा है। अगर किसी भी सब्सटेंस का मास गिवन है तो हमें मोल निकालना है। अगर आपको मोल निकालना है तो इसको क्या है, मोलिकुलर मास से क्या है, डिवाइड कर दो। जो भी सब्सटेंस का आपका मोलिकुलर मास दे रखा है, जैसे H2 है, H2 का मोलिकुलर मास निकालो, ऑक्सीजन का 16 होता है, हाइड्रोजन का 1, तो 2 हाइड्रोजन है तो 2 कितना 18 आ जाएगा आपका। ठीक है, तो इस टाइप से जो मास गिवन है उसको मोलिकुलर मास से आप डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या है, नंबर ऑफ मोल्स निकल के आएंगे। अगर आपको नंबर ऑफ मोल से गिवन मास निकालना है तो आप क्या करोगे, नंबर ऑफ मोल को मल्टीप्लाई कर दोगे किससे, मोलर मास से। जब आप नंबर ऑफ मोल को मोलर मास से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या है कि उस सब्सटेंस का गिवन मास आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपसे पूछ ले कि कोई भी मान लो दे रखा है सॉल्यूशन, उसके अंदर H2O का कितना मास हमने लिया होगा जब उसको बनाया है, तो जो आपका सब्सटेंस है वो मान लो 10 मोल है तो उसके अंदर कितने H2O का मास लिया होगा हमने, मतलब कितने ग्राम H2O स्टार्टिंग में लिया होगा। इस टाइप से कुछ पूछे तो आप क्या है, मोल को मल्टीप्लाई करोगे मोलर मास से तो आपको क्या है, गिवन मास आ जाएगा। ठीक है, या फिर आपसे कई बार ये पूछ लेता है कि कितने नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट है, तो नंबर ऑफ मोल देके जब आपसे नंबर ऑफ पार्टिकल पूछे कि मोल दे दिया और फिर आपसे क्या पूछ लिया, नंबर ऑफ पार्टिकल पूछ लिए, तो आप आपको जो भी मोल्स गिवन है उसको मल्टीप्लाई करोगे किससे, एवोगैड्रो नंबर से। एवोगैड्रो नंबर क्या होता है, जो अभी हमने डिस्कस किया था, कितना 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। अगर मान लो आपके पास 2 मोल कोई भी सब्सटेंस है तो उसके अंदर आपसे नंबर ऑफ पार्टिकल पूछे तो 2 मोल को क्या है, मल्टीप्लाई कर दो एवोगैड्रो नंबर से, जो हमारा क्या होता है 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल होंगे। ठीक है, अगर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे के मोल पूछे तो फिर वही उल्टा कर दो, नंबर ऑफ पार्टिकल को क्या है, डिवाइड कर दो किससे, नंबर ऑफ मोल्स, सॉरी एवोगैड्रो नंबर से। ठीक है, अगर नंबर ऑफ पार्टिकल दे दिए और मोल पूछे तो क्या उसको डिवाइड कर दो एवोगैड्रो नंबर से, नंबर ऑफ पार्टिकल को, तो आपके पास क्या है, मोल निकल कर आ जाएगा। इतना तो समझ ही जाओगे कि हमारे पास देखो मोल क्या होता है, मोल होता है गिवन मास बाई मोलर मास। अगर गिवन मास निकालना है तो मोलर मास यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और सेम यही करना है, मोल को मल्टीप्लाई करोगे एवोगैड्रो नंबर से तो नंबर ऑफ पार्टिकल आएंगे। अब अगर नंबर ऑफ पार्टिकल को डिवाइड करोगे एवोगैड्रो नंबर से तो हमारे पास मोल निकल के आएंगे। ठीक है, इस टाइप से इसके अंदर करना होता है। अब एक इसके अंदर क्या होता है कि मान लो आपसे क्या पूछ ले कि गैस के अंदर पूछ ले, गैस दे रखा हो तो उसका वॉल्यूम कैलकुलेट करवाए, तो उसको कैसे करते हैं एक बार वो और देख लेते हैं। ये तो हमें अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स वगैरह निकालना हो तो अगर गैस का जो भी गैस दे रखी है उसका अगर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स बोल रही हूँ, वॉल्यूम पूछे तो उसके अंदर क्या करना होता है। देखो हमारे पास क्या है, मोल, एक मिनट, मान लो हमें मोल दे रखा है, सॉरी, ठीक है, आपको मोल दे रखा है। ठीक है, और आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है किसी भी गैस का। तो ये कंडीशन लेते हैं हम STP पर, क्या हो गया इसको, ये कंडीशन किस पे लेते हैं हम, STP पे कंडीशन लेते हैं। ठीक है, STP का मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। तो यहाँ टेम्परेचर तो क्या होता है हमारा 0 डिग्री सेल्सियस होता है, मतलब 273 केल्विन। ठीक है, और जो प्रेशर होता है वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हम ये कंसीडर करते हैं। ठीक है, अब अगर आपको मोल दे रखा है और आपसे क्या पूछ ले, वॉल्यूम पूछ ले गैस का STP के ऊपर, तो आप क्या करोगे, अगर जिस भी गैस का आपको मोल दे रखा है उसको आप मल्टीप्लाई करोगे किसके साथ, 22.4 लीटर, पॉइंट है भाई यहाँ। ठीक है, 22.4 लीटर से आप उसको क्या मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या वॉल्यूम निकल के आ जाएगा कोई भी गैस का जो भी आपको निकालना है।
जिस मान लो कोई भी गैस है उसका आपको क्या दे दिया, मोल्स दे दिया, उसका वॉल्यूम पूछ दिया एसटीपी पे, तो आप 22.4 से उसको क्या मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास वॉल्यूम आएगा। अब अगर आपको वॉल्यूम दे रखा है और उसके नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो आप क्या इसको डिवाइड कर देना किससे, 22.4 से, मतलब 22.4 याद रखना है लीटर से। जब आप मोल को मल्टीप्लाई करोगे तो वॉल्यूम निकलेगा, वॉल्यूम को जब आप डिवाइड करोगे 22.4 से तो आपके पास क्या है, नंबर ऑफ मोल निकल के आ जाएंगे कोई भी गैस के। ठीक है, समझ आ गया इतना, ये आपको याद रखना है किसके अंदर, गैस के कंसेप्ट के अंदर। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब इसके ऊपर एक आपसे न्यूमेरिकल पूछा गया था जो अभी लास्ट आपका एस्टेट हुआ था, उसके अंदर इन्होंने क्या दे रखा है कि अगर आपके पास 5.85 ग्राम ऑफ NaCl इज डिजोल्व इन 90 ग्राम ऑफ वाटर देन मोल फ्रैक्शन ऑफ NaCl। अब मोल फ्रैक्शन हमारे पास क्या होता है, जिसको मान लो इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है NaCl का। तो मोल फ्रैक्शन हमारे पास क्या होता है, नंबर ऑफ मोल, जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके ऊपर नंबर ऑफ मोल डिवाइड बाई जो भी आपको दोनों सब्सटेंस दे रखे हैं उनके नंबर ऑफ मोल को क्या है, प्लस करना है। जैसे नंबर ऑफ मोल NaCl प्लस टोटल मोल लिखने हैं, मतलब नंबर ऑफ मोल है H2, ये होता है हमारे पास मोल फ्रैक्शन। तो हमें सबसे पहले NaCl के नंबर ऑफ मोल निकालने पड़ेंगे। तो NaCl का मोलिकुलर मास कितना होता है, सोडियम का कितना 23 और Cl का कितना होता है 35.5, तो ये आपका कुछ निकल के आएगा शायद 58.5। ठीक है, जब आप इसको प्लस करोगे तो 5, हाँ ठीक है, 58.5 ग्राम इसका क्या आ गया, मोल ग्राम पर मोल इसका क्या आ गया, मोलर मास आ गया। और गिवन मास आपको कितना है 5.85। तो नंबर ऑफ मोल निकालो किसके, NaCl के। तो NaCl के कैसे निकालोगे, ऊपर गिवन मास क्या है 5.85 डिवाइड बाय मोलिकुलर मास कितना है आपका 58.5। ठीक है, ये इनकी याद ही रखना, सोडियम Cl इनके याद होनी चाहिए आपको मोलिकुलर मास। अब देखो यहाँ से पॉइंट रिमूव करो, जब आप यहाँ से डेसिमल हटाओगे तो ऊपर 10 जाएगा, और जब यहाँ से डेसिमल हटाओगे तो नीचे कितना 100 आएगा। ये सेम कैंसिल आउट हो गया, ये 0 से 0 गया तो कितना निकल के आ गया 0.1 मोल निकल के आ गया। ठीक है, समझ आ गया, क्योंकि नीचे 10 है, 1/10 तो 0.1 मोल के आ गया। नंबर ऑफ मोल आ गए NaCl के। सेम अगर आपको नंबर ऑफ मोल निकालने किसके, H2O के नंबर ऑफ मोल निकालने इज इक्वल टू, अब गिवन मास कितना है, वाटर का कितना 90 दे रखा है, और वाटर का मोलिकुलर मास कितना होता है 18 होता है। ठीक है, पता है ना आपको, क्योंकि ऑक्सीजन का 16 होता है प्लस 2 हाइड्रोजन है तो 2 प्लस करेंगे तो कितना 18 आएगा। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपका कितना आएगा 5 मोल, ग्राम नहीं आएगा, 5 मोल निकल के आएंगे। ठीक है, तो वाटर के मोल आ गए, NaCl के मोल आ गए। अब प्लस करो ऊपर, NaCl के मोल 0.1 डिवाइड बाई 5 प्लस 0.1, तो ये आपका कितना निकल के आएगा 0.1 डिवाइड बाई 5.1। ठीक है, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, क्योंकि 1 मतलब डिजिट के बाद आपका डेसिमल है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका कितना बच गया 1.51। ठीक है, अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका ये निकल के आएगा, डिवाइड करके देख लेना, आपका ये वाला ऑप्शन निकल के आएगा इसके अंदर। ठीक है, तो इस टाइप से मोल फ्रैक्शन हमें निकालना होता है। समझ आ गया, मोल फ्रैक्शन आप तभी निकाल सकते हो जब आपको नंबर ऑफ मोल निकालना आए। ठीक है, तो इतना ध्यान रखना। अब इसके अंदर दो छोटे छोटे कंसेप्ट और देख लेते हैं। एक हमारे पास क्या होता है, डी ब्रोगली रिलेशन होता है। कई बार डायरेक्ट उसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है, ज़्यादा उसकी डेरिवेशन के अंदर नहीं जाएंगे, हम सिंपल देखेंगे कि डी ब्रोगली का कंसेप्ट हमारे पास क्या था, डी ब्रोगली रिलेशन क्या होता है। देखो, डी ब्रोगली ने क्या बोला था कि जो भी आपका पार्टिकल, जो भी मान लो आपका एटम होता है वो क्या पार्टिकल और वेव नेचर ड्यूल नेचर का होता है। इसने ये बोला था, इसने क्या बोला था कि जो भी आपका पार्टिकल है उसके साथ वेव एसोसिएटेड होती है, कोई भी पार्टिकल है उसके साथ वेव भी होती है। भाई वेव और पार्टिकल का मिक्सचर होता है, कोई भी आपका सब्सटेंस, कोई भी एटम वगैरह आपके पास हो, तो ये बोला था डी ब्रोगली ने। और इससे क्या इन्होंने एक रिलेशन को डिराइव किया था, तो वही रिलेशन हम देखेंगे। तो अब इन्होंने क्या बोला, मान लो एक पार्टिकल है उसके साथ वेव एसोसिएटेड है, वेव एसोसिएटेड है तो उस वेव की कुछ ना कुछ क्या होगी, वेवलेंथ होगी, तो हमें वही वेवलेंथ निकालनी है। तो फर्स्ट केस इसने क्या लिया था, मान लो हमारे पास जो फोटोन है, फोटोन को इसने ड्यूल नेचर माना था कि पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर भी है। तो अगर फोटोन को हम वेव नेचर मान के चलते हैं तो उसकी एनर्जी हमारे पास क्या होती है, E इज इक्वल टू एच म्यू। म्यू क्या है, यहाँ फ्रिक्वेंसी है आपकी। ठीक है, तो ये क्या है, जब आपको इसको जो फोटोन है उसको क्या है वेव नेचर मानो। सेकंड केस इसने क्या लिया कि जब हम फोटोन को क्या है पार्टिकल नेचर मानते हैं, फोटोन हमारा क्या है पार्टिकल नेचर है, मान लो पार्टिकल मानते हैं, तो उस केस के अंदर एनर्जी हमारी क्या होती है mc²। जो आपका ये वाला रिलेशन किसने दिया था, mc² आइंस्टीन ने दिया था। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करो। जब आप इसको इक्वेट करोगे तो हमारा क्या आएगा, h न्यू इज इक्वल टू mc², क्योंकि दोनों ही एनर्जी है तो एनर्जी तो दोनों इक्वल रहेगी। अब एच म्यू को हम क्या लिख सकते हैं, c/λ। c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, और लैम्डा क्या है हमारे पास,
वेवलेंथ है। तो ये वाला रिलेशन भी आप याद रखना कि न्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इस पर भी कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। ये हमारे पास एच है, ठीक है। अब ये देखो यहाँ से हमें क्या निकालना है, वेवलेंथ निकालो। इस वेवलेंथ को इसने क्या बोला था, डी ब्रोगली वेवलेंथ बोलते हैं लैम्डा को। तो ये लैम्डा यहाँ ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा, तो हमारे पास क्या होगा, लैम्डा इज इक्वल टू एच सी बाई एम सी स्क्वायर। तो एक सी से एक सी कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बच गया, एच बाई एम सी। सी अब देखो सी तो क्या होता है, लाइट के केस के अंदर होता है। अगर यहाँ पार्टिकल नेचर ले रहे हैं तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई एम वी, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। अभी वी है याद रखना, ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल है। अब ये हमारा रिलेशन होता है किसका, डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालने का, ठीक है। तो याद रखना डी ब्रोगली वेवलेंथ पे कई बार डायरेक्ट न्यूमेरिकल बन जाता है, ठीक है। तो ये वाला रिलेशन हमें क्या है, यूज़ करना होता है यहाँ। और एच क्या है, यहाँ प्लैंक कॉन्स्टेंट है, इसकी फिक्स वैल्यू होती है, वो भी आपको याद रखनी है, ठीक है। अब इसके अलावा आपके पास क्या होता है एक कि देखो अब नीचे क्या है हमारे पास, मास इंटू वेलोसिटी, मास है किसका, पार्टिकल का, और वी क्या है, वेलोसिटी उस पार्टिकल की, ठीक है। तो अब एच वी को हम क्या लिख सकते हैं, पी से मोमेंटम, सॉरी एम वी को क्या लिख सकते हैं, पी से लिखते हैं मोमेंटम से, ठीक है। तो सॉरी भाई ये थोड़ा सा गड़बड़ घोटाला हो गया बीच में, सॉरी है। अब देखो इसको लैम्डा को क्या लिखोगे आप, एक मिनट रुको, लैम्डा को इज इक्वल टू क्या लिखोगे, एच बाई पी। पी क्या है यहाँ, मोमेंटम ऑफ पार्टिकल, ठीक है। तो लैम्डा को क्या लिख सकते हैं हम, एच बाई पी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना डी ब्रोगली का कंसेप्ट है। इसके अलावा हमारे पास एक आता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का सिंपल आपको फॉर्मूला बता रही हूँ। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है भाई, कि ये हमारे पास कोई सब्सटेंस है, इस पर एक न्यू फ्रिक्वेंसी की लाइट आएगी और इसमें से क्या है, वो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर देती है, इलेक्ट्रॉन निकालती है। अब जो वो न्यू फ्रिक्वेंसी की लाइट आ रही है, उसकी क्या एक मिनिमम फ्रिक्वेंसी होनी चाहिए, जिसे हम म्यू नोट थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी बोलते हैं। कि अगर इससे थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से कम फ्रिक्वेंसी की कोई भी लाइट आएगी तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होता, इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, ठीक है। इतनी फ्रिक्वेंसी की कम से कम होनी चाहिए। अब मान लो जो आपकी फ्रिक्वेंसी आ रही है वो म्यू नोट से ज़्यादा है, ठीक है, जो भी फ्रिक्वेंसी आ रही है वो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा है। अब जो भी एक्स्ट्रा फ्रिक्वेंसी आई है हमारे पास, वो क्या है, इसको जो भी मतलब एक्स्ट्रा फ्रिक्वेंसी आई है तो इससे एनर्जी भी निकलेगी एच न्यू करके। तो अब वो जो भी एक्स्ट्रा एनर्जी है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। मतलब जो भी आपका देखो ये इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इस इलेक्ट्रॉन की कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी जब ये निकलेगा, तो ये क्या आपका इक्वल हो जाएगा कि जो भी हमारे पास एक्स्ट्रा एनर्जी है, जैसे एच न्यू जो भी हमारे पास लाइट आई उसकी एनर्जी माइनस एच न्यू नोट जो हमें चाहिए थी, ठीक है। तो ये देखो न्यू ज़्यादा है तो मतलब ज़्यादा एनर्जी की लाइट आई है। अब ये जो भी एक्स्ट्रा एनर्जी है ये क्या किस में चली जाएगी, काइनेटिक एनर्जी के अंदर चली जाएगी, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी जिसे हम क्या है हाफ एम वी स्क्वायर से लिखते हैं, ये आपकी किसके इक्वल होगी, एच म्यू इज इक्वल एच म्यू माइनस एच न्यू नोट, ठीक है। अब यहाँ से देखो एच न्यू हमारे पास क्या आएगा, इज इक्वल टू एच म्यू नोट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। तो ये वाला रिलेशन भी याद रखना, कई बार इस पे न्यूमेरिकल बन जाते हैं। और इस एच म्यू नोट को हम क्या लिखते हैं, डब्ल्यू से लिखते हैं, और इस डब्ल्यू को क्या बोल देते हैं, डब्ल्यू नोट, इसको बोलते हैं वर्क फंक्शन। तो कई बार आपसे वर्क फंक्शन निकलवा लेता है न्यूमेरिकल के अंदर कि वर्क फंक्शन निकालो, तो वो इस रिलेशन से निकलता है, ठीक है। तो ये रिलेशन भी आप याद रखना, ठीक है। तो आज ये हमारे 3 छोटे छोटे कंसेप्ट थे, कई बार इस पे न्यूमेरिकल बन जाते हैं। वैसे इस पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और डी ब्रोगली पे अभी मैंने लास्ट 2 ईयर के अंदर तो नहीं देखा, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है, क्या पता अगर बन जाए कोई ईजी सा न्यूमेरिकल, तो ये दोनों रिलेशन याद रखना, ठीक है। डी ब्रोगली वाला और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला, और मोल कंसेप्ट भी ध्यान में रखना, ठीक है। अब कोई भी डाउट हो तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, ठीक है। ओके, थैंक यू।